इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में 7, पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में सह पहर के 4 बजा चाहते हैं। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। बीस मई के सैरबीन से मैं हूं जावेद चौधरी। धौंस धमकियों के खिलाफ मुश्तरका मौक़िफ़, मशरिक़ वस्ता में जंग का दोबारा आगाज नाकाबिले कबूल करार। बीजिंग में शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान अहम मुलाकात। जंग दोबारा शुरू हुई तो अमेरिका को कई नए सरप्राइज मिलेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक्ची का दावा। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली की कोशिशें भी जारी। पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 24 घंटों के अंदर दूसरी बार फिर तेहरान रवाना। लेबनानी वजारत सेहत ने तस्दीक की है कि लेबनान में इसराइली फ़िज़ाई हमलों में 19 अफराद हलाक हुए हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का एक अहम सवाल पूछा कि क्या इंसदाद दहशतगर्दी के सख्त कानून UAPA के तहत किसी शख्स को बरसों तक बगैर मुकदमा चलाए जेल में रखना आईनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त है। जस्टिस BV नागरत्ना और उज्जवल भुयान पर मुश्तमिल 2 जजों की बेंच मंडे को एक दीगर कैदी की जमानत के बारे में अपना फैसला सुना रही थी। दोनों जजों ने इस फैसले में ये मुशाहिदा दर्ज किया कि किसी कैदी को इस बुनियाद पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कैद में नहीं रखा जा सकता कि उसके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी के सख्त कवानीन के तहत इल्जामात आयद किए गए हैं। जानिए खुराक का बढ़ता बहरान और दरामदाद और मुकामी पैदावार के दरमियान बिगड़ता तवाज़ुन दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा बनता जा रहा है। नॉर्डिक ममालिक जापान और मगरबी एशिया एमरजेंसी प्लानिंग के सरखेल हैं। अवाम अशिया खुर्दोनोर ज़ख़ीरा करते हैं और हुकाम बुरे हालात से निमटने के लिए तरबियत याफ्ता हैं। हेडलाइंस, डेडलाइंस, लैपटॉप और मसरूफ जिंदगी से दूर। जानिए ऑफ ग्रिड जिंदगी क्या है और लोग इसकी जानिब क्यों राग़ब हो रहे हैं। ऑब्वियसली जब आपकी फैमिली में सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और फौजी और इस तरह वो अचीवर्स, तो आप कहोगे मैंने फार्मर बनना है, तो उनका क्या रिस्पॉन्स होगा। इंडियन रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में मुसलसल क्यों गिर रही है, इसके पीछे मुआशी अवामिल क्या हैं, जानेंगे आज के सैरबीन में। आज हम बात करेंगे इंडियन करेंसी की, जिसकी कद्र में लगातार कमी देखी जा रही है। आज इंडियन रुपया डॉलर के मुकाबले में 96 रुपए 25 पैसे पर पहुंच गया है। ये भी जानेंगे कि अफ्रीका में इबोला की एक नई किस्म पहले के मुकाबले में ज्यादा मौलिक साबित क्यों हो रही है। किसी भी इंसान की तरह मैं भी डरा हुआ हूँ। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं और वो वहाँ लोगों से मिलते हैं। हमें नहीं मालूम किसके साथ खिलते हैं। घर आकर वो पूरे खानदान को इन्फेक्ट कर सकते हैं। और ये भी कि पाकिस्तान में रिहायशी प्लाटों के नाम पर फाइलों का गैर कानूनी कारोबार कैसे किया जाता है और शहरी इस धोखे से खुद को कैसे महफूज रख सकते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान की मज़ाहमत के बावजूद बांग्लादेश का टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप। What a take! Superb grab from Liton Das and it is Taskin Ahmed again. इसके अलावा मजीद खबरें भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान होने वाली मुलाकातों में दोनों रहनुमाओं ने न सिर्फ बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार किया, बल्कि आलमी सियासत, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और बैनुल-अक़वामी निज़ाम के मुस्तक़बिल पर भी मुश्तरका मौक़िफ़ पेश किया है। इस मौके पर चीन और रूस ने तिजारत, टेक्नोलॉजी, साइंसी तहकीक और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए 20 से ज़ायद मुआहदों पर साइन किए हैं, जबकि दोनों ममालिक ने अपने ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का दावा भी किया है। तकरीब से खिताब करते हुए चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और रूस को जिम्मेदार बड़ी ताकतों के तौर पर बैनुल-अक़वामी इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए और हर किस्म की धौंस, धमकियों और तारीख को पीछे धकेलने वाले इक़दामात की मुखालफत करनी चाहिए।
انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک کے تعلقات مسلسل مضبوط ہو رہے ہیں اور اب یہ جامع اسٹریٹجک شراکت داری کی ایک نئی سطح میں داخل ہو چکے ہیں۔ شی جن پنگ کے مطابق چین اور روس نے برابری اور باہمی احترام کی بنیاد پر تعلقات کو فروغ دیا ہے اور اب یہ روابط ایک نئے نقطہ آغاز میں داخل ہو چکے ہیں۔ چینی صدر نے اس بات پر بھی زور دیا کہ دونوں ممالک کو ہر سطح پر روابط اور تبادلوں کو جاری رکھنا چاہیے، جبکہ مصنوعی ذہانت اور ٹیکنالوجی میں جدت کے شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دی جائے گی۔ دوسری جانب روسی صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ ماسکو چین کو توانائی کی فراہمی جاری رکھنے کے لیے تیار ہے اور دونوں ممالک کے درمیان تجارت بیرونی دباؤ اور عالمی منڈیوں میں منفی رجحانات سے محفوظ ہے۔ پیوتن کے مطابق روس اور چین آزاد خارجہ پالیسی اپنانے کے لیے پرعزم ہے اور عالمی استحکام میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ روسی صدر نے ایک بار پھر چین کے رہنما کو اپنا عزیز دوست قرار دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے تعلقات غیر معمولی حد تک بلند سطح تک پہنچ چکے ہیں۔ ان کے مطابق گزشتہ 25 برسوں میں روس اور چین کے درمیان تجارتی حجم میں 30 گنا سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ Выдающегося русского педагога Константина Дмитриевича Ушинского. Одна из главнейших задач образования состоит в том, чтобы вводить новые поколения в общее дело человечества, в его бесконечном стремлении к абсолютному благу. اگرچہ روسی قیادت بارہا دونوں ممالک کے تعلقات کو غیر معمولی قرار دیتی رہی ہے، تاہم چین عمومی طور پر اس حوالے سے زیادہ محتاط زبان استعمال کرتا ہے۔ شی جن پنگ اپنے روسی ہم منصب کو پرانا دوست قرار دے چکے ہیں اور تعلقات کو غیر متزلزل بھی کہہ چکے ہیں، تاہم چینی سفارتکاری اور روایتی طور پر بلند آہنگ بیانات کی بجائے محتاط اور طویل مدتی حکمت عملی کو ترجیح دیتی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق موجودہ حالات میں روس کو چین کی ضرورت پہلے سے زیادہ ہے، کیونکہ بیجنگ نہ صرف معاشی طاقت رکھتا ہے بلکہ اس کے پاس سفارتی اثر و رسوخ بھی موجود ہے، جس کی بنیاد پر وہ تعلقات کی سمت اور شرائط پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں مشرق وسطی کی صورتحال بھی زیر بحث آئی۔ شی جن پنگ نے کہا کہ مشرق وسطی ایک اہم موڑ پر کھڑا ہے اور خطہ جنگ سے امن کی جانب منتقلی کے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ ان کے مطابق جنگی کارروائیوں کا خاتمہ ناگزیر ہے، جبکہ تنازع کا دوبارہ آغاز ناقابل قبول ہوگا۔ چینی صدر نے کہا کہ مشرق وسطی میں امن اور استحکام کے لیے چین کی 4 نکاتی تجویز کا مقصد بین الاقوامی اتفاق رائے کو مضبوط کرنا اور کشیدگی میں کمی لانا ہے۔ یہ تجویز گزشتہ ماہ ابو ظہبی کے ولی عہد کے ساتھ ملاقات کے دوران سامنے آئی تھی، جس میں پرامن بقائے باہمی قومی خود مختاری، بین الاقوامی قانون کی بالادستی اور ترقی اور سلامتی کے مشترکہ تصور پر زور دیا گیا تھا۔ بیجنگ میں ابتدائی ملاقات کے بعد دونوں ممالک کے وفود کے درمیان وسیع سطح کے مذاکرات بھی طے تھے، جبکہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف اور چینی وزیر خارجہ وانگ یی کے درمیان الگ ملاقات بھی شیڈول کی گئی تھی۔ یہ دورہ روس اور چین کے درمیان دوستانہ تعاون کے معاہدے کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر ہو رہا ہے۔ جب گزشتہ ہفتے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شی سے ملاقات کی تو ان کے لیے سونے کے برتنوں میں شاندار ضیافت کا اہتمام کیا گیا اور ایک قدیم مندر کا دورہ بھی کرایا گیا تھا۔ اس کے مقابلے میں پیوتن کا دورہ کافی سادہ معلوم ہوتا ہے اور اس کے بارے میں پہلے سے بہت کم معلومات دی گئی ہیں۔ یاد رہے کہ دونوں رہنما جو ایک دوسرے کو بہترین دوست قرار دیتے ہیں اور دونوں اقتدار میں مجموعی طور پر 29 سال گزارنے کے باوجود بھی عہدہ چھوڑنے کا کوئی اندیا نہیں دے رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران پر دوبارہ فوجی حملہ شروع کرنے کے اندیے کے جواب میں کہا ہے کہ یقین رکھیں کہ میدان جنگ میں واپسی کی صورت میں آپ کو بہت سے سرپرائز ملیں گے۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے حالیہ بیان میں کہا تھا کہ ایران کے پاس کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے محدود وقت بچا ہے، کیونکہ امریکہ اسے جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دے سکتا۔ معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں امریکہ دوبارہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔
अब्बास अरागची ने ट्रंप की धमकी आमेज बयान के बाद जवाबी बयान समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर दिया, जिसमें कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग शुरू होने के चंद माह बाद अमेरिकी कांग्रेस ने अरबों डॉलर मालियत के दर्जनों तैयारों की तबाही का एतराफ किया है। अब्बास अरागची के मुताबिक अभी यह बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक हो गई है कि हमारी ताकतवर मुसल्लह फौज दुनिया की पहली ताकत थी जिसने जदीद और मशहूर F-35 लड़ाका तैयारे को मार गिराया है। इस पोस्ट के आखिर में उन्होंने दावा किया कि हमने जो सीखा और जो इल्म हमने हासिल किया है, इसके साथ यकीन रखें कि मैदान जंग में वापसी और भी बहुत सी हैरतें साथ लाएगी। मंगल को वाशिंगटन में सहाफियों से बात करते हुए सदर ट्रंप ने खबरदार किया था कि मुआहदा न होने की सूरत में अमेरिका दोबारा ईरान पर हमला कर सकता है। याद रहे कि मंगल को वाशिंगटन में सहाफियों से बात करते हुए सदर ट्रंप ने खबरदार भी किया था कि ईरान के पास 2-3 दिन और हैं, शायद जुमे, शनिचर और इतवार या अगले हफ्ते की इब्तिदा तक का वक्त है। सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज ये भी कहा था कि उन्होंने मंगल को ईरान पर हमला करने का फैसला कर लिया था, ताहम सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर के रहनुमाओं की दरखास्त पर उन्होंने इसे मौखर किया है। Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others, if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. We've informed Israel, we've informed other people in the Middle East that have been involved with us, and it's a very positive development, but we'll see whether or not it amounts to anything. We've had periods of time where we thought pretty much getting close to making a deal. And दूसरी जानिब पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी एक बार फिर तेहरान के दौरे पर रवाना हो गए हैं, जहां वो ईरान की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ारत दाखिला के एक एहलकार ने बताया कि वजीर दाखिला का ये दौरा पिछले दौरे का तसलसल है और उनका एजेंडा अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली है। इसके अलावा पासदाराने इनकलाब से करीब समझे जाने वाली खबर रसा एजेंसी तस्नीम ने भी पाकिस्तानी वजीर दाखिला के तेहरान रवाना होने की तस्दीक की है। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक मंगल के रोज जनूबी लेबनान में इसराइली फिजाई हमलों में 19 अफराद हलाक हुए हैं। याद रहे कि जंग बंदी के मुआहदे के बावजूद हिजबुल्लाह और इसराइली फोर्सेस के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी है। लेबनानी वजारत सेहत के एक बयान में कहा गया है कि जिला ताइर पर इसराइली हमले के नतीजे में इब्तिदाई तौर पर 10 अफराद हलाक हुए, जिनमें 3 बच्चे और 3 खवातीन भी शामिल हैं, जबकि एक बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हुए। वजारत के मुताबिक दीगर अजला में हमलों के दौरान एक खातून समेत 9 अफराद हलाक और 29 जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने कहा कि इसके जंगजू जनूबी लेबनान में इसराइली फोर्सेस के साथ झड़पों में मसरूफ हैं। लेबनानी हुकाम के मुताबिक 2 मार्च से लेबनान में इसराइली हमलों में 3000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। याद रहे कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि इसराइल और लेबनान ने 10 रोजा जंग बंदी पर इत्तफाक किया था। जंग बंदी की शराइत में इब्तिदाई तौर पर 10 रोजा जंग बंदी का जिक्र था और कहा गया था कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त की सूरत में इसमें मजीद तोसी भी हो सकती है। अमेरिकी महकमा खारजा की जानिब से जारी किए गए बयान में इसराइल और लेबनान की जंग बंदी के मुतअद्दिद नुकात में यह शर्त मौजूद थी कि किसी भी मनसूबा बंदी के तहत या फौरी हमले की सूरत में इसराइल के दिफा का हक बरकरार रखा जाएगा। अमेरिकी महकमा खारजा के बयान में मजीद कहा गया था कि यह जंग बंदी इसराइल की जानिब से खैर सगाली का मस्बत इशारा और अच्छी नीयत के साथ एक मुस्तकिल और देरपा अमन मुआहदे की कोशिशों का सिलसिला है। Hezbollah doesn't care about the country, its supporters, or the future of the country. They're carrying on a useless conflict. They launch one rocket and the retaliation is 100 times that. भारत की सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद ये सवाल उठाया है कि क्या इंसदाद दहशतगर्दी के लिए बनाए गए सख्त कानून UAPA के तहत किसी शख्स को बरसों तक मुकदमा चलाए बगैर जेल में रखना दुरुस्त है। पहले देखते हैं कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या। तफसीलात के साथ दिल्ली से शकील अख्तर। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के ये दोनों रिसर्च स्कॉलर दिल्ली में फसादात बर्पा करने की साजिश करने के इल्जाम में 5 साल से ज्यादा अरसे से इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत जेल में है। जनवरी के फैसले में अदालत उज़्मा ने यह भी कहा था कि दोनों स्टूडेंट लीडर आइंदा 1 बरस तक जमानत की दरख्वास्त नहीं दे सकेंगे। इन दोनों स्टूडेंट रहनुमाओं की जमानतें मुख्तलिफ अदालतों से ये कहकर मुस्तरद की जाती रही हैं कि ये दोनों फसादात की साजिश के मास्टरमाइंड हैं। जस्टिस BV नागरत्ना और उज्जवल भुयान पर मुश्तमिल 2 जजों की बेंच
मंडे को एक दीगर कैदी की जमानत के बारे में अपना फैसला सुना रही थी। दोनों जजों ने इस फैसले में यह मुशाहिदा दर्ज किया कि किसी कैदी को इस बुनियाद पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कैद में नहीं रखा जा सकता कि उसके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी के सख्त कवानीन के तहत इल्जामात आयद किए गए हैं और रियासत नहीं चाहती कि उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जस्टिस उज्जवल भुयान ने कहा कि जब ये वाज़ेह हो जाए कि मुकदमे की समाअत पूरी होने में एक तवील अरसा लगेगा और मुल्जिम खासा वक्त जेल में गुजार चुका हो, तो इस सूरत में अदालतें मुल्जिम को जमानत देंगी। सख्त कवानीन की पाबंदियां अदालतों के जमानत देने के अमल में हायल नहीं हो सकती। दो जजों की बेंच ने जनवरी में खालिद उमर और शर्जील इमाम की जमानत मुस्तरद किए जाने के फैसले पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले की नज़ीर दी और कहा कि जमानत ही रूल है और जेल इस्तिस्ना है। उन्होंने कहा कि यह महज एक नारा नहीं है, बल्कि ये जिंदगी के बुनियादी हुकूक से निकला हुआ एक आईनी उसूल है। उमर खालिद और शर्जील इमाम कौन हैं और उन पर किस तरह के इल्जामात हैं, बता रहे हैं खालिद करामत। उमर खालिद ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से PhD की है। उन्होंने शहरियत की तरमीम से मुताल्लिक़ कानून NRC के ख़िलाफ़ मुल्कगीर एहतजाज की क़यादत की। शर्जील इमाम IIT बॉम्बे और JNU जैसे बड़े तालीमी इदारों से तालीम हासिल करने वाले नौजवान समाजी कारकुन हैं। दोनों पर 2020 में दिल्ली में होने वाले फसादात की मुनज़्ज़म साजिश करने के इल्ज़ाम में UAPA के तहत कानून लागू हुआ और उन्हें गिरफ़्तार किया गया। दोनों इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं। इन फसादात में तकरीबन 53 अफराद हलाक हुए थे, जिनमें बेशतर मुसलमान थे। फसादात के बाद जिन कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया था उनमें से बेशतर को ज़मानत मिली, लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम को नहीं। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों और बाज़ अमरीकी कानून साज़ों ने इस मुकदमे को वज़ीर आज़म मोदी के दौरे हुकूमत में आज़ादी इज़हार के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का हिस्सा करार दिया। इंडियन हुकूमत इन इल्ज़ामात की तरदीद करती है। पिछले साल 8 अमरीकी कानून साज़ों ने अमेरिका में इंडिया के सफ़ीर को ख़त लिखकर कहा था कि उमर खालिद को फेयर ट्रायल का हक़ दिया जाए। मुतअद्दिद इंसानी हुकूक की तंजीमें ये कह चुकी हैं कि उमर खालिद के केस में प्रोसेस इज़ द पनिशमेंट। नाक़दीन का कहना है कि इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन को इख्तिलाफ़ राय दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडियन हुकूमत इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करती रही है। सामीन, पिछले चंद साल से दुनिया के कई ममालिक को जंगों, कुदरती आफात और क्लाइमेट चेंज जैसे चैलेंजेस का सामना है। इन हालात में कई मुल्कों में ये परेशानी है कि खाने पीने की चीज़ें जो इंपोर्ट की जाती हैं, इसमें और उन्हें खुद पैदा करने की सलाहियत में तवाज़न ठीक नहीं है। कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जो ऐसी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो ममालिक तैयार नहीं हैं वो इनसे क्या सबक ले सकते हैं। तफसील उमर आफरीदी से। नॉर्डिक ममालिक जापान और मगरबी एशिया एमरजेंसी प्लानिंग के सरखेल हैं। अवाम अशिया खुर्दोनोश ज़ख़ीरा करते हैं और हुकाम बुरे हालात से निमटने के लिए तरबियत याफ्ता हैं। फ़िनलैंड की मिसाल लीजिए। यूक्रेन पर रूस के हमले से कबल ही फ़िनलैंड के मुख्तलिफ इदारों और स्कूलों ने बाहमी ताउन से एमरजेंसी मनसूबा साजी कर ली थी। यही नहीं बल्कि आटा, चीनी, खाने का तेल वगैरह को खुफिया गोदामों और ज़ेर ज़मीन खंदकों में जहां बिजली के जनरेटर नस्ब हों ज़ख़ीरा करना कानूनी तकाज़ा है। कम उम्र से ही बच्चों को हिफाजती तदाबीर सिखाई और अमली तरबियत दी जाती है ताकि जब वो बड़े हों तो उन्हें इन बातों का पहले से इल्म हो और ज़रूरत पड़ने पर अपनी जिम्मेदारी निभा सकें। ऐसा अगर महज सरकारी तौर पर किया जाए तो मुसल्लत करदा लगता है। मगर इस मिसाल का इतलाक़ अदम इस्तेहकाम के शिकार म्यांमार, गज़ा, लबनान, सूडान और अफ़गानिस्तान जैसे खित्तों पर नहीं किया जा सकता। वहाँ तो बैनुल-अक़वामी इमदाद और थोड़ी बहुत ग़िज़ाई पैदावार के बावजूद बहुत से लोग फ़ाक़ा-ज़दा या खुराक की कमी का शिकार हैं। दुनिया भर में ग़िज़ाई किल्लत के शिकार 300 मिलियन से ज़्यादा अफराद में से 2/3 मुसल्लह तनाज़ात की वजह से इस हाल को पहुँचे हैं। जंगें जो नकल मकानी, मवासलात की तबाही और ज़रई निज़ाम की बर्बादी का सबब हैं। ग़िज़ाई खुद किफ़ालत अच्छी है मगर बाज़ औक़ात मसाइल भी पैदा कर देती है। मसलन चीन, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान में खुराक की कमी का ख़दशा कम है क्योंकि इनका इन्हिसार बैनुल-अक़वामी सप्लाई पर नहीं है। मगर आबो हवा में तब्दीली, हशरात और कुदरती आफात पूरी की पूरी खेतियाँ उजाड़ सकती हैं और अगर जंगों की वजह से बंदरगाहें बंद हो जाएँ तो उन्हें बीज और खाद के हुसूल में मुश्किल पेश आ सकती है।
वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि माजी से सबक सीखे गए हैं जिनकी बुनियाद पर कुदरती आफात आने की सूरत में अवाम और किसानों तक अरबों की नकद या ग़िज़ाई इमदाद पहुंचाई गई है। इसका मतलब है कि सप्लाई चेन के ठीक तरह से काम करने को यकीनी बनाना, ऐसी बैन अवी इमदाद यकीनी बनाना जो मकामी हालात से मुताबिकत रखती हो, क्योंकि आफत ज़दगान को इमदाद मुकामी रज़ाकार ही पहुँचाते हैं। मेरे ख्याल में हमें इंसानी इमदाद से सोशल प्रोटेक्शन की तरफ जाने की ज़रूरत है। आप हुकूमत के अंदर अहलियत पैदा करने के साथ बरादरियों को भी अहल बनाते हैं ताकि वो अपनी खुराक का बंदोबस्त कर सकें, न कि वो बैरूनी इमदाद पर इन्हिसार करें। मेरा मतलब है कि तमाम ममालिक मिलकर काम करें, क्योंकि एक मुल्क में ग़िज़ाई अदम सलामती दूसरे मुल्कों को भी मुतासिर करती है। पहले से खबरदार करने के निज़ाम जाने बचाने और खुराक की फराहमी में कारआमद हो सकते हैं। 60 से ज़्यादा ममालिक इस वक्त मौसम की पेशनगोई, ऑब्जर्वेशन नेटवर्क्स और इलाकाई इश्तराक अमल के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी और AI को बरूए कार ला रहे हैं। ऐसे में जबकि आलमगीर धचके और गैर यकीनी बढ़ रही है और मवासलात का निज़ाम टूट फूट का शिकार है, हुकूमतों को चाहिए कि वो खुद इन्हिसारी और दरामदात में तवाज़ुन लाएं। बड़ी मिकदार में खुराक पैदा करना मसले का हल नहीं है अगर आप उसे ज़ख़ीरा ना कर पाएं या आफत आने की सूरत में ज़रूरतमंदों तक ना पहुंचा सकें। मुसलसल लैपटॉप स्क्रीन, ढेरों शीट्स और ख़त्म ना होने वाली डेडलाइंस। अली याकूब बरसों से ऐसी ही जिंदगी जी रहे थे। फिर एक दिन उन्होंने कारपोरेट नौकरी को छोड़ा और ऑफ ग्रिड जिंदगी अपनाई। ऑफ ग्रिड का रुझान बढ़ता जा रहा है, जहां लोग सुकून को तनख्वाह पर तरजीह दे रहे हैं। नैयर अब्बास ने इस नए तर्ज जिंदगी को अपनाने वाले अली याकूब की जिंदगी को करीब से देखने की कोशिश की है। ऑब्वियसली जब आपकी फैमिली में सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और फौजी और इस तरह हों अचीवर्स, तो आप कहोगे मैंने फार्मर बनना है, तो उनका क्या रिस्पॉन्स होगा। जिन्हें इस चीज़ का नॉलेज नहीं था फार्मिंग क्या है, या वो उसी पुरानी सोच में कि फार्मिंग तो यार बड़ा वो मजदूरों का काम है, या फार्मर देहाती काम है, पेंडू काम है, गांव के लोग हैं, वो मना करते थे, वो आज भी खुश नहीं होते। मेरा नाम अली है और मैं फार्मर हूँ बेसिकली। इससे पहले मैं एक फाइनेंस बॉय था। फाइनेंस के अंदर मेरी एजुकेशन है और 3 साल पहले तक मैं जॉब कर रहा था। बीच में पार्ट टाइम फार्मिंग स्टार्ट की, फिर बीच में जॉब शुरू कर दी, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से मैं फुल टाइम फार्मिंग में हूँ। बेसिकली 9 to 5 जॉब छोड़ने का ख्याल ऐसे आया, इसी तरह दफ्तर में बैठा था 1.5-2 साल पहले। ख्याल आया कि ये क्या लगा हुआ है, तू क्या कर रहा है। फिर एक दिन फैसला किया कि बैग पैक करो, लैपटॉप बंद करो, हवाले करो कंपनी का और आ जाओ। बस फिर उसके बाद इधर हूँ। मेरे से बहुत फ्रेंड्स, फैमिली, कोलीग सब लोग मेरे से एडवाइस मांगते हैं कि यार हमने भी ये करना है। पहले जो मना करते थे आप एडवाइस मांगते हैं, और मैं भी उन्हें यही एडवाइस देता हूँ कि अगर आपके पास अपनी लैंड है तो फिर तो आप करें, लेकिन साथ जॉब ना छोड़ें। अपना एक स्टेबिलिटी का फैक्टर रखें। आप अगर देखें कि फार्मिंग से आपको एक इनकम आना स्टार्ट हो गई है, आप छोड़ सकते हैं फुल टाइम, अगर आप यहाँ कर सकते हैं तो फिर आप करें। ये कहें कि सब कुछ छोड़ के एकदम कूद जाओ, और उसके लिए अगर आपकी आबाई ज़मीन है तो वो बेहतर है। अगर ज़मीन नहीं है और ठेके पे ज़मीन लेके करना, वो एक अलग आजकल महंगाई और चीज़ों की वजह से वो ज़्यादा मुश्किल काम हो गया। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो इस चीज़ में आना चाहते हैं वो ज़रूर आएँ, लेकिन इसके साथ साथ एक रिमोट जॉब रख लें, एक कोई स्टेबिलिटी रखें, साथ एक इनकम सोर्स रखें, क्योंकि फसल पहले दिन नहीं उगती और आपको फल नहीं देती। ये सब्र का काम है, 6 महीने लगते हैं, उसके बाद फसल उतरती है, वो मार्केट जाती है, आपको पैसे मिलते हैं, फिर आप अपना ख़र्चा निकालते हो, उसके बाद आपके पास पैसे आते हैं। तो कभी अच्छे आ जाते हैं, कभी बुरे आ जाते हैं, कभी ब्रेक इवन हो रहा होता है। ये लोगों में शौक़ है, लोग ये करना चाहते हैं। किसी के पास वसाइल की कमी है, ज़मीन की कमी है, लेकिन लोग दूसरे को जब ये देखते हैं, इस नीश के अंदर बहुत ताकत है, लोग बहुत फॉलो करते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग को और ऑफ ग्रिड लिविंग को। ये तकरीबन 40 कनाल लैंड पे हम फार्मिंग कर रहे हैं, जो हमने आबाद की हुई है। इधर सिर्फ जो यहाँ की कन्वेंशनल क्रॉप्स हैं वो लगती थी, गंदम, मकई। तो हम ज़रा सब्ज़ी की तरफ आए हैं, थोड़ा सा चीज़ों को चेंज किया है, ठीक है, फ्रूट, सब्ज़ियाँ और इसकी तरफ आए हैं ज़्यादा, यहाँ पे पहले नहीं हो रही थी। उस तरफ हम गंदम काट चुके हैं, अपनी गंदम, और बाकी वो हमने ऑर्गेनिक गंदम उगाई थी, विदाउट एनी फर्टिलाइज़र, विदाउट एनी स्प्रे। जो बेसिकली जो हम अपने लिए बेहतर समझते हैं वही हम बेचते हैं, वही हम लोगों को भी बेचते हैं।
जो खुद खाते हैं। उसके साथ हमारा थोड़ा सा लाइफ स्टॉक का काम है, मुर्गियाँ हैं एक तरफ, शीप्स हैं और मछलियों का हमने पॉन्ड बनाया हुआ है। ये यहाँ पे थोड़ा बहुत लाइफ स्टॉक रखा हुआ है। ये हमारी मुर्गियाँ जो फ्री रेंज हैं, इन्हें शाम को बाहर भी निकालते हैं और फार्म की सब्जियाँ इनको डालते हैं। इसी तरह ये सब्ज़ा भी, ये शीप्स भी, ये भी फ्री रेंज पे हैं। इन्हें कोई वंडा, कोई इस तरह का कोई भी फीड जो है ना वो नहीं डलती। ये पॉन्ड हमने 2 साल पहले हमने कंस्ट्रक्ट किया था और इसका ये टोटली नेचुरल पॉन्ड है विदाउट एनी पॉलीथीन। इसके अंदर हमने 1000-1200 मछली डाली थी लास्ट ईयर। अभी कुछ मछलियों ने बच्चे भी दे दिए हैं। बहुत ज़्यादा मछली हो गई तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी पॉन्ड की, तो एक सर्वाइवल उस पर भी है और एक नेचुरल वे में एक इकोसिस्टम बना हुआ। ये डैम का आउटफ्लो है, यहाँ से हम पानी खोलते हैं और जिस डायरेक्शन में भी हमने पानी लगाना है, जिस फील्ड को पानी की ज़रूरत है वहाँ हम दे देते हैं। आप इस पानी का रंग देख लें, ग्रीन, ये भरा हुआ है न्यूट्रिशन से। ये हमारी एक फार्म की शॉप भी है, यहाँ से गांव के लोग भी आके लेके जाते हैं और यहाँ से दुकानदार, शॉप ओनर्स भी हमें ऑर्डर बता देते हैं तो हम उनका ऑर्डर तैयार कर देते हैं। अपनी खाद तैयार करना, ऑर्गेनिकली चीज़ों को उगाना, फर्टिलाइज़र पे कम इन्हिसार करना, पानी हमने फ्री किया अपना, ग्रेविटी के ज़रिए हमने पानी अपना सारा खेतों को लगाते हैं। ये चीज़ करने से चीज़ें बहुत इम्प्रूव हुई हैं, बहुत हमारे जो कॉस्ट है वो कम हुई है और प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है। मेन कंस्ट्रेंट वही बात है कि लैंड का आ जाता है। लैंड पाकिस्तान में कम होती जा रही है। हम लोग फार्म लैंड्स पे हम हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहे हैं, ज़मीन ऑलरेडी हमारे पास कम है, वो महंगी से महंगी होती जा रही है जिसकी वजह से फार्मिंग सस्टेनेबल नहीं रही। जितनी ज़मीन और ठेके महंगे होंगे, फर्टिलाइज़र कॉस्ट भी हमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसी तरह पानी, बिजली के बिल। तो फार्मिंग सस्टेनेबल अगर रखेंगे तो प्रॉफिटेबल है। मैंने सेल्फ लर्न किया ये चीज़ें, तो वो क्यों ना अप्लाई करूँ मैं यहाँ आके इन चीज़ों में जो मैं कर सकता हूँ। आजकल आपको पता है एआई का दौर है, हर चीज़ ऑटोमेशन का दौर आ गया है। ये वही चीज़ है जो अभी ऑटोमेट नहीं हो सकती। खाना तो ज़मीन से उगेगा, ना रोबोट्स ने उगाना है और ना एआई ने उगाना है। ये तो हाथ का काम है, मशीनरी का काम है, लेकिन फिर भी ह्यूमन जो है ना, इंसानी फैक्टर आप इससे अलग नहीं कर सकते फार्मिंग के साथ। तो एटलीस्ट मुझे जॉब सिक्योरिटी है यहाँ पे। 9 to 5 में ये नहीं होता ना, ये सुकून यहाँ नहीं होता। अपने हाथ से तोड़ो और पकाओ, खाओ। इंडिया में रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में दिन ब दिन गिरती जा रही है। आखिर वो कौन से असबाब हैं जो इंडियन मईशत पर दबाव बढ़ा रहे हैं? क्या महंगाई, तेल की बढ़ती हुई कीमतें, क्या डॉलर की मजबूती इसकी वजूहात हैं, या फिर गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी और तिजारती खसारे ने भी इस सूरत हाल को संगीन बना दिया है? इस बारे में जानते हैं गाफिरा कादिर से। आज हम बात करेंगे इंडियन करेंसी की, जिसकी कद्र में लगातार कमी देखी जा रही है। आज इंडियन रुपया डॉलर के मुकाबले में 96 रुपए 25 पैसे पर पहुंच गया है, तारीख में सबसे कम। सिर्फ इस साल ही नहीं बल्कि 2025 से ही रुपए की वैल्यू तेजी से गिर रही है। जनवरी 2025 में ये पहली बार 86 तक गया था और अब मजीद तकरीबन 10 रुपए महंगा हो चुका है। इस साल के शुरू से अब तक रुपया 6% से ज्यादा गिर चुका है और एशिया की कमजोर तरीन करेंसीज में शामिल है। और ईरान की जंग शुरू होने के बाद से सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। इंडियन रुपये पर इतना प्रेशर कैसे बढ़ा? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। आए आपको आसान अल्फाज में समझाते हैं। सबसे पहली बात, बैनुल-अक़वामी सरमायाकार अपना पैसा इंडियन मार्केट से निकालकर दूसरे ममालिक में लगा रहे हैं, जहां उन्हें बेहतर मुनाफे की उम्मीद है। जब ये लोग डॉलर खरीदते हैं तो रुपए की मांग कम हो जाती है और जाहिर है कि इसका असर रुपए की कीमत पर पड़ता है। दूसरी अहम वजह है तेल की बढ़ती हुई कीमत। इंडिया अपनी ज़रूरत का तकरीबन 90% तेल दरामद करती है। जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो इसे खरीदने के लिए ज़्यादा डॉलर दरकार होते हैं। इससे डॉलर की ज़रूरत मज़ीद बढ़ जाती है और रुपए पर दबाव बढ़ता है। इसके अलावा आजकल आलमी सतह पर डॉलर मजबूत हो रहा है। इसकी अक्सर दो वजह होती है, या तो अमेरिका की मईशत बेहतर कारकर्दगी दिखा रही होती है या लोग वहाँ सरमायाकारी को ज़्यादा महफूज समझते हैं। इस वजह से डॉलर मजबूत होता है और रुपए जैसी दीगर करेंसीज खुद ब खुद कमजोर हो जाती हैं। इसके अलावा इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है। ये क्या होता है?
انڈیا زیادہ سامان درآمد کرتا ہے اور برآمد کم. مطلب یہ کہ سامان منگانے کے لیے اسے اب زیادہ ڈالر چاہیے، لیکن اس کی ایکسپورٹس کے بدلے میں ملنے والے ڈالر کم ہو رہے ہیں. اور پھر ٹیرفز کا نظام جو صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد سے بالکل درہم برہم ہو گیا ہے. جب ٹیرفز بڑھتے ہیں تو اس سے ایکسپورٹ پر شدید اثر پڑتا ہے اور تجارتی ماحول متاثر ہوتا ہے، جس کا نتیجہ پھر روپے کی قدر پر نظر آتا ہے. انڈیا کے پاس تقریباً $700 بلین کا فارن ایکسچینج ریزرو ہے، لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم نریندر مودی نے عوام سے کفایت شعاری کی اپیل کی ہے. سونا نہ خریدیں، تیل بچائیں، ورک فرام ہوم کریں وغیرہ. مقصد یہ ہے کہ ڈالر بچائے جا سکیں. روپے کے گرنے کا سب سے بڑا اثر مہنگائی کی شکل میں سامنے آتا ہے، اور اس کا اثر عام لوگوں پر کیا ہوا ہے ہم بتاتے ہیں. ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے گیس کی سپلائی متاثر ہوئی ہے، اور حال ہی میں حکومت نے کمرشل LPG سلنڈر کی قیمت میں بھاری اضافہ کیا ہے، جو بڑھ کر 3,000 روپے سے بھی اوپر چلی گئی ہے، یعنی تقریباً ڈبل. LPG مہنگی ہونے کی وجہ سے اسٹریٹ وینڈرز اور چھوٹے دکانداروں کے لیے بھی کاروبار چلانا مشکل ہو رہا ہے. اس کے بعد دودھ کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملا. کمپنیز کا کہنا ہے کہ فیول، چارہ اور پیکنگ کا خرچہ بڑھنے کی وجہ سے یہ قدم اٹھایا گیا. دوسری طرف سونے اور چاندی پر لگنے والی ڈیوٹی بھی کافی بڑھا دی گئی ہے، جس سے جیولری اور زیادہ مہنگی ہو گئی ہے. روزانہ استعمال کی چیزیں جیسے صابن، شیمپو اور تیل بھی، فیول اور ٹرانسپورٹ کا خرچہ بھی بڑھ گیا ہے، جس سے ایئر ٹریول اور ڈیلیوری ٹرانسپورٹ سب مہنگا ہو گیا ہے. جو اسٹوڈنٹس بیرونی ملک پڑھنے جاتے ہیں ان کے سالانہ اخراجات بھی 3-4 لاکھ روپے تک بڑھ گئے ہیں. ماہر معاشیات کہتے ہیں کہ جب چیزوں کی قیمتیں تیزی سے بڑھتی ہیں تو لوگ بچت نہیں کر پاتے. اس وجہ سے وہ نئی چیزیں خریدنے سے گریز کرتے ہیں، جس سے لوگوں کی خریداری کم ہو جاتی ہے اور ملک کی معاشی ترقی متاثر ہوتی ہے. فی الحال انڈین معیشت غیر یقینی کے دور سے گزر رہی ہے، اور ماہرین کے مطابق جب تک عالمی سطح پر امن اور استحکام قائم نہیں ہوتا، اس کی آزمائش کا سلسلہ جاری رہے گا. اور اب اس بات کا کافی امکان ہے کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے 100 کی نفسیاتی حد پار کر سکتا ہے. افریقہ میں حکام نے خبردار کیا ہے کہ ایبولا کی ایک قسم جس نے اب تک DRC کانگو میں 130 سے زیادہ لوگوں کی جان لے لی ہے، پہلے کے مقابلے میں زیادہ مہلک ثابت ہو رہی ہے. وائرس پڑوسی ملک یوگنڈا تک بھی پہنچ چکا ہے، جبکہ روانڈا اور جنوبی سوڈان نے اپنی سرحدی علاقوں میں ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے. مزید تفصیلات غضنفر حیدر سے. بنیا کے رہائشی اس صورتحال سے بخوبی واقف ہیں. ایبولا وائرس کی واپسی، ایک ایسا جان لیوا وائرس جو مشرقی کانگو کو ماضی میں بھی اپنی گرفت میں لے چکا ہے. یہ وائرس ایک بار پھر پھیل رہا ہے اور اب تک 130 لوگوں سے زائد کی جان جا چکی ہے. مقامی اسپتال جو کچھ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ وبا کے پھیلاؤ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. خطے کے سب سے بڑے شہر گوما میں ایبولا کا ایک کیس درج ہوا ہے، جو کہ تشویشناک بات ہے. اس سے پہلے وائرس پھیل جائے اس کو قابو میں کرنا اہم ہے. کسی بھی انسان کی طرح میں بھی ڈرا ہوا ہوں. ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں اور وہ وہاں لوگوں سے ملتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کس کے ساتھ کھلتے ہیں. گھر آ کر وہ پورے خاندان کو انفیکٹ کر سکتے ہیں. یہ DRC کا وہی خطہ ہے جو 2018 اور 20 کے درمیان ایبولا کی وبا سے بری طرح متاثر ہوا تھا، اور اس وقت تقریباً 2,500 لوگوں کی موت ہوئی تھی. اس دوران علاج کے خصوصی مراکز قائم کیے گئے تھے اور مریضوں کو پلاسٹک شیٹس کے پردوں کے پیچھے رکھا گیا تھا. ایبولا وائرس ہیومن کانٹیکٹ اور پھٹی ہوئی جلد کے ذریعے پھیلتا ہے. اس میں بہت زیادہ خون نکلتا ہے اور اعضاء ناکام ہو جاتے ہیں، اور اکثر اوقات دردناک موت واقع ہو جاتی ہے. کانگو جیسے غریب ملک میں جہاں لوگوں کو صحت کی بہتر سہولیات تک رسائی کم ہے، وہاں وائرس کے پھیلاؤ کو روکنا کسی چیلنج سے کم نہیں ہے. ابتدا میں مقامی لوگوں نے کہا کہ یہ جادو ٹونا ہے. اب ہمیں معلوم ہوا کہ پہلا شخص اپریل میں بیمار ہوا تھا اور پھر مر گیا. اس کی میت قریب کے ایک ٹاؤن میں منتقل کر دی گئی. اس کی باڈی کو بڑی آبادی والے مائننگ علاقے میں لے جانے سے وائرس تیزی سے پھیلا. اس بار ایبولا وائرس کی جو قسم پھیل رہی ہے، اس کی ابھی تک کوئی ویکسین دستیاب نہیں ہے. عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ DRC کو ایک ایسی ہیلتھ ایمرجنسی کا سامنا ہے جس پر پوری دنیا کو تشویش ہے.
पाकिस्तान में निजी हाउसिंग सोसाइटीज में रिहायशी प्लाटों के नाम पर फाइलों की फरोख्त का गैर कानूनी कारोबार एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। मुतासरा शहरियों के मुताबिक उन्हें किस्तों और एडवांस की मद में लाखों रुपए देने के बावजूद ना प्लाट का कब्जा मिला और ना ही वादे पूरे हुए। माहिरीन के मुताबिक कई सोसाइटीज दस्तयाब जमीन से ज्यादा फाइलें फरोख्त करती हैं, जबकि कुछ मंसूबे मुकम्मल तौर पर गैर मंजूर शुदा होते हैं। इस दौरान शहरियों को तरक्याती काम और मुस्तकबिल के वादों के नाम पर उलझाया जाता है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि किसी भी सरमायाकारी से पहले NOC, जमीन की मलकियत, मंजूर शुदा लेआउट प्लान और सरकारी मंजूरी की लाजमी जांच जरूरी है, वरना फ्रॉड का खतरा बढ़ जाता है। इसमें सबसे पहले ये चेक करें कि सोसाइटी को मुतालिका मजाज इदारे से NOC मिला हुआ है या नहीं। अगर सोसाइटी मजाज इदारे की लिस्ट में नहीं है तो ये खतरे का पहला इशारा है। माहिरीन का ये भी कहना है कि जाली सोसाइटीज अक्सर असल जमीन के बगैर सिर्फ फाइलें फरोख्त करती हैं। इसलिए लाजमी है कि आप चेक करें कि जमीन सोसाइटी के नाम पर रजिस्टर्ड है, इसका इंतकाल मौजूद है कि नहीं, और ये भी कि कोई अदालती केस है या नहीं। अगर मलकियत वाज़े ना हो तो भी सरमायाकारी खतरनाक हो सकती है। किसी भी सोसाइटी के मंजूर शुदा लेआउट प्लान से पता चलता है कि प्लाट्स, सड़कें, पार्क्स और कमर्शियल एरिया कहाँ कहाँ वाक़ हैं। अगर आपका प्लाट मंजूर शुदा नक्शे से बाहर है तो वो कानूनी तौर पर गैर महफूज होगा। हाउसिंग सोसाइटियों में एक और तरीका भी बहुत आम हो चुका है, और वो ये है कि सोसाइटियां अपने पास मौजूद रकबा से ज़्यादा फाइलें फरोख्त कर देते हैं। इसमें होता यह है कि एक सोसाइटी के पास ज़मीन का खरीदा गया या हासिल करदा रकबा सिर्फ 50 या 100 कनाल होता है। वो इस रकबे की तज़य्युन और आराइश और डेवलपमेंट करते हैं, वहाँ पर मशीनरी पहुँचाते हैं, मार्केटिंग फर्म और प्रॉपर्टी डीलर्स को इकट्ठा किया जाता है और फिर सैकड़ों कनाल की फाइलें फरोख्त कर दी जाती हैं। कई सोसाइटीज अपनी मार्केटिंग में बड़ा रकबा जाहिर करती हैं, लेकिन असल में इसका सिर्फ एक छोटा हिस्सा मंजूर शुदा होता है। बाकी ज़मीन मुस्तकबिल के मंसूबों से मुंसलिक होती है, जो कि कानूनी तौर पर मंजूर शुदा नहीं होती है। इस पर नजर रखना भी जरूरी है। सरकारी इदारों के मुताबिक गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं और मुतअद्दिद केसेस में अरबों रुपए की रिकवरी भी की गई है। ताहम माहिरीन अवाम को एहतियात का मशवरा दे रहे हैं। बांग्लादेश ने सिलेट टेस्ट में पाकिस्तान को 78 रन से शिकस्त देकर 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया है। ये बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैचेस में चौथी मुसलसल कामयाबी है। इससे कबल 2024 में पाकिस्तान में खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज में भी बांग्लादेश ने 2-0 से कामयाबी हासिल करके क्लीन स्वीप किया था। सिलेट टेस्ट के 5वें रोज पाकिस्तान को रिकॉर्ड 437 रन की हदफ तक पहुंचने के लिए 121 रन, जबकि बांग्लादेश को 3 विकेटें दरकार थीं। मोहम्मद रिजवान का साथ देने के लिए साजिद खान क्रीज पर मौजूद थे। दोनों बल्लेबाजों ने पुरएतमाद अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के स्कोर को आगे बढ़ाया। साजिद खान भी जारहाना मूड में नजर आए और तमाम बॉलर्स के खिलाफ पुरएतमाद बैटिंग की। एक वक्त में पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए सिर्फ 81 रन दरकार थे और इसकी 3 विकेटें बाकी थीं, और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ये हदफ हासिल करके टेस्ट मैचेस की तारीख का सबसे बड़ा 437 रन का हदफ हासिल कर लेगा। लेकिन साजिद खान बांग्लादेशी स्पिनर ताजुल इस्लाम की गेंद पर नजमुल हसन को कैच थमा बैठे। साजिद खान के पवेलियन लौटते ही पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लुढ़खुड़ा गई और मोहम्मद रिजवान भी एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में शरफुल इस्लाम की गेंद पर 94 रन बनाकर आउट हो गए। मेहदी हसन मिराज ने उनका कैच लिया। पाकिस्तान की आखिरी विकेट भी 358 रन पर गिरी, जब खुरम शहजाद भी बगैर कोई रन बनाए अपनी विकेट गंवा बैठे। What a take! Superb grab from Lijon Dash, and it is Taskin Ahmed again who draws first blood for Bangladesh. और सामीन इसके साथ ही आज का सैरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से कबल अब तक की खास खबरें। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा की तातीलात का ऐलान कर दिया है। काबीना डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद उल अज़हा की तातीलात 26, 27 और 28 मई तक होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने ईद उल अज़हा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। याद रहे कि ईद उल अज़हा का त्यौहार पाकिस्तान में बुध 27 मई को मनाया जाएगा, जबकि 26 को हज की छुट्टी का ऐलान भी किया गया है।